हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में आगे और जानकारी को देते हुए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कैसी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक देखिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति मानचित्र में क्या है। तो हमें मैपिंग में बताना है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। सो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। मतलब कि जो मानचित्र में हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग 21.6 डिग्री से लेकर के 26.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, आपके ये बी ऑप्शन से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर के 74.9 डिग्री से 82 डिग्री 0.48 पूर्वी देशांतर तक जो है हमारा मध्य प्रदेश का एरिया फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से इस डेटा को याद करिएगा। अगर आप एमपी के किसी भी एग्जाम में अटेंड करने वाले हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 74.9 से 82.48 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आपका मानचित्र में मध्य प्रदेश का एरिया फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 9.38%। मतलब कि जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत के जो मध्य प्रदेश का पार्ट है भारत में, वो आपका 9.38% एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश अकेला। ठीक है दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका 308,244, मतलब कि 3,08,244 वर्ग किलोमीटर। ये आपका मध्य प्रदेश का कुल एरिया। अच्छे से डेटा याद कर लीजिएगा, 308,244 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, और ये कुल भारत का 9.38% एरिया कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है जबकि दक्षिणी सीमा, देखिए दोस्तों, जो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, इस तरह से पूरा जो आपका मध्य प्रदेश है, जो ड्राइंग को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है दोस्तों, वो आपकी चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी इस तरह से ऊपर की तरफ बहती है और उत्तरी सीमा बनाती है। लेकिन आपकी जो दक्षिणी सीमा की इसमें बात की जा रही है दोस्तों, तो दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो इस तरह से बहती है, ठीक है, नर्मदा के समांतर नर्मदा नदी बीचों बीच बहती है आपकी, ठीक है, इसे जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। तो ताप्ती नदी नीचे समांतर बहती हुई है नर्मदा के और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि प्रदेश की अधिकतम सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की अधिकतर सबसे लंबी सीमा है, तो वो किस राज्य से स्पर्श करती है। तो करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो हमारी मध्य प्रदेश की सीमा है वो करीब 10 जिलों उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से हमारी मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो ये अधिकतम सीमा है आपकी जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श कर रही है। अगर वहीं पर हम बात करें दोस्तों कि निम्नतम, मध्य प्रदेश की निम्नतम जो सीमा है वो किससे स्पर्श करती है, तो उसका आंसर जाता है गुजरात के वडोदरा से। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये नाम गुजरात के वडोदरा से, इकलौता ऐसा जिला है गुजरात का जो मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा, अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से और गुजरात के वडोदरा से आपकी निम्नतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी भौगोलिक रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, ज़रूर आना ही आना है कि मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है और मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दोस्तों की कर्क रेखा मध्य प्रदेश में किस नदी के समांतर बहती हुई 14 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं बहुत सारे आपको फैक्ट बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन में। पहली बात तो ये कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। इसके बाद जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश में एक ऐसी नदी है जिसके समानांतर बहती है, उसका आंसर हमें देना है। उसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। जैसा मैं आपको बताया है कि इस तरह से जो मध्य प्रदेश का आपका नक्शा बना हुआ है,
तो मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से गुजरती है, और जो नर्मदा नदी है वो भी आपके बीचों बीच से इस तरह से गुजरती हुई, मतलब कि कर्क रेखा और नर्मदा नदी दोनों समानांतर चलती हैं मानचित्र में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो आपकी कर्क रेखा है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पूरे 14 के 14 जिले आपको रटे होना चाहिए। पहला तो आपका उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 जिले आपके कवर हो जाते हैं कर्क रेखा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से बोलती हूँ। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ये 14 जिले ऐसे हैं जिनसे होकर के मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश में कोयला है वो गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड है, वो गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। और जो गोंडवाना समूह दोस्तों, ये बहुत ही पुराना कहते हैं कि कोयला खदान का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का। सो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका सिक्स्थ नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, 6th नंबर पे जो है आपका मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आता है। अगर हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो इस डेटा को भी आपको अच्छे से याद रखना है। 7262809। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपकी जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, ये हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं दोस्तों। जब 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 7262809। एक मोबाइल नंबर की तरह आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही ऐसा कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है। आपका विस्तार पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो करेक्ट आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी 605 किलोमीटर आपकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, अब वहीं अगर हम पूर्व पश्चिम की लंबाई पूछे दोस्तों, तो ये आपकी हो जाती है 870 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है आपकी 605 है, और पूर्व से पश्चिम तक 870 है। दोनों डेटा अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना है, इसमें इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका जो है दोस्तों 1956 है। ठीक है, याद रखिएगा 1956 जो है मध्य प्रदेश भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बना। अब एक चीज़ और है दोस्तों, जो भोपाल अकेला जो अगर हम बात करें कि भोपाल जिला कब बना है, तो भोपाल जिला 1972 में बना है। आपको अगर याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है 1972 में 2 नए जिले बने थे, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, तो जो भोपाल जिला है वो 1972 में बना है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो 1956 में ही बन गया था। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो बनाने का पूरी प्रोसेसिंग थी वो बहुत ही जटिल थी, क्योंकि उस टाइम पर दौड़ में भोपाल के साथ साथ इंदौर और ग्वालियर दोनों ही रियासतें शामिल थी। इंदौर और ग्वालियर दोनों ही रियासतें शामिल थी, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है भोपाल को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि जो हमारा मध्य भारत है वह भारत का एक हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो और हृदय स्थल में जवाहरलाल नेहरू नहीं चाह रहे थे कि जो हृदय स्थल है हमारा मध्य प्रदेश, वहाँ पर किसी भी तरह के पॉलिटिकल इश्यूज़ हों शुरुआती दौर में ही, इसलिए उन्होंने भोपाल को अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है। सर्वाधिक तापमान जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों गंज बसौदा में अंकित किया जाता है। अभी गंज बसौदा कहाँ दोस्तों, तो ये आपका विदिशा में, विदिशा जिले का ही एक तहसील है गंज बसौदा, तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ अंकित किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा आपको सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है आपका पचमढ़ी, और पचमढ़ी में ही जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान हमेशा अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कि मावठ क्या है। मावठ क्या है दोस्तों, तो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब शीत ऋतु में होती है, जनवरी दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है उत्तर पश्चिमी भागों में मध्य प्रदेश का
जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश, पश्चिमी विक्षोभ होते हैं और उसमें हल्की बारिश होती है शीत ऋतु में, तो उसे ही हम कहते हैं कि मावठे की बारिश है। ये क्या होती है, ये मावठे की बारिश कहलाती है जब शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिथाला। सिथाला जो है शीत ऋतु को ही कहते हैं मध्य प्रदेश में। चौमासा आप सबको पता होगा कि ये बारिश की ऋतु होती है, चौमासा कहते हैं जैसे वर्षा को, और यूनाला जो है वो गर्मी को कहते हैं। तो तीनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, यूनाला गर्मी, चौमासा वर्षा और सिथाला जो है शीत ऋतु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। न्यूनतम वर्षा की बात की जा रही है, सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा मतलब कि लगभग 55 सेंटीमीटर की बारिश होती है यहाँ पर साल भर में। तो ये होती है आपकी गोहद में, और ये गोहद है आपका भिंड जिले की एक तहसील है गोहद, जहाँ पर केवल पूरे साल में लगभग 55 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, तो जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि हिल स्टेशन आपका पचमढ़ी है, वहाँ पर पचमढ़ी में आपकी अधिकतम वर्षा होती है लगभग 212.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। दोनों डेटा याद रखिएगा, 212.5 सेंटीमीटर की बारिश आपकी पचमढ़ी में होती है, वहीं गोहद मतलब कि भिंड में 55 सेंटीमीटर की बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो दोस्तों किस युग की चट्टानें नहीं मिली हैं, वो है आपके द्रविड़ समूह। इसके अलावा आर्य, पुराण और धारवाड़ समूह, ये सारी शैलचित्र आपको मध्य प्रदेश में देखने मिल जाएंगे, किंतु द्रविड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो आपको नहीं देखने मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है। एकमात्र ऋतु वेधशाला मतलब कि जहाँ पे मौसम का अध्ययन किया जाता है वो आपकी है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैप में हम देखें, सॉरी इस तरह से अगर हम भारत के मैप की परिकल्पना करते हैं तो यहाँ पर अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों सागरों के द्वारा ही हमारे भारत में वर्षा होती है, ठीक है। और वर्षा जब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन दोनों के कारण से ही मानसून हमारे मध्य प्रदेश में आता है। तो करेक्ट आंसर आपका है विंध्य पर्वत, ठीक है। विंध्य पर्वत जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह से इस स्थिति में है, नर्मदा नदी बीच से निकलती है, ऊपर विंध्य पर्वत है, नीचे सतपुड़ा। तो ये ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी से ही जो एरिया है आपका विंध्य पर्वत का, तो यहाँ पे आपके दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी आप सभी को पता है दोस्तों, तो ये काली मिट्टी होती है जिसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग पूरे मालवा के पठार में दोस्तों, पूरा मालवा का जो पठार है आपका, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, विंध्य आदि क्षेत्रों में भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन पूरे मालवा के पठार में आपकी काली मिट्टी का क्षेत्र फैला हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज हमारी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छे अच्छे जानकारी के MP में लेकर, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।